हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. ओके, ऑर्गेनोमेटालिका, दिस इज योर सेकंड लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. ओके, देखो, मेटल कार्बोनिल्स में आपने बॉन्डिंग का जो टॉपिक है वो पढ़ना है कि बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं, यानी मेटल और जो आपके कार्बोनिल है, कार्बोनिल इन द सेंस सीओ लिगेंड. ठीक है. ऑर्गेनोमेटालिक में आप क्या पढ़ रहे थे? मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है. आपने यही पढ़ा था कि मेटल और जो आपकी कार्बन होती है उसके बीच में क्या होता है? बॉन्ड होता है. ठीक है. तो दैट इज और ऑर्गेनोमेटालिक. यही हमने पढ़ा था कि मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड होता है तो दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक. यानी ऑर्गेनिक पार्ट, दैट इज और केमिस्ट्री में क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट में हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ते हैं. तो कार्बन का बॉन्ड विद मेटल, दैट इज योर ऑर्गेनोमेटालिक. ठीक है. तो ऑर्गेनोमेटालिक में बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो. ठीक है. उसी तरह से हमने जो मेटल है वो तो हमने एम ले लिया है. सपोज कर लिया कोई मेटल हो हमारी 3D सीरीज का, 3D सीरीज जो हमारी है एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक की 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज, उसका हम कोई भी ले लेंगे. मतलब जिसके पास कोई भी क्या हो, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ऐसा हम कोई भी ऑर्बिटल ले, मतलब मेटल हम कोई भी ले लेंगे. ठीक है. और जो हमारे पास सीओ लिगेंड है, ये आपको सीओ लिगेंड ध्यान रखना है, दैट इज और लिगेंड है ये. सीओ क्या है आपका? कार्बोनिल. इसको बोला जाता है कार्बोनिल. तो यही है हमारा कार्बोनिल लिगेंड, यानी कार्बन लिगेंड का मेटल के साथ बॉन्डिंग होती है, वही हमें पढ़नी है. ठीक है. अब मेटल जो है कार्बोनिल के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है. ठीक है. और इसके साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है. तो इस तरह से हमने यही बॉन्डिंग को हमने डिस्कस आउट करना है कि मेटल जो है वो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है और वो उसके साथ पाई बॉन्ड भी बना रहा है. तो यही हमें यहाँ पर क्या करना है? डिस्कस आउट करना है कि किस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है. तो यही बॉन्डिंग हमें पढ़नी है. फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये कार्बन इसको डोनेट करती है. कार्बन क्या है हमारा? यहाँ पर लीगेंड है. कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक लीगेंड की तरह. ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और सेकंड जो बॉन्ड आपका बन रहा है दैट इज पाई बॉन्ड, ये बनाएगा मेटल. ओके, चलो इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से होती हैं. ठीक है. सबसे फर्स्ट देखो क्या है, कंडीशंस हैं. आपको क्या देखनी है? कंडीशंस क्या है, मतलब कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है. मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जब आपका फर्स्ट बॉन्ड जो बनेगा मेटल और कार्बोनिल लिगेंड के बीच में, जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा दैट पर्टिकुलर बॉन्ड कौन बनाएगा? सीओ लिगेंड. यानी सीओ लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करेगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. ये इसको क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है इसके बाहर, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा टू द मेटल ऑर्बिटल. मेटल का जो वेकेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. कंडीशन ये है. तो देखो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? द कंडीशन इज फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लीगेंड टू मेटल. दैट मीन्स पहले जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो लीगेंड टू मेटल होगा. मतलब जो भी आपने लीगेंड लिया, कौन सा लीगेंड लिया आपने? कार्बोनिल लीगेंड. तो कार्बोनिल लीगेंड से क्या होगा? मेटल के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रांसफर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम लीगेंड टू मेटल कर रहे हैं. तो फर्स्ट जो बॉन्ड हमें बनाना है लीगेंड टू मेटल, तो वो हमें कंडीशंस पढ़नी है. उसकी क्या कंडीशंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लीगेंड के पास से ट्रांसफर हो. दो चीज़ें देखो, एक तो हमारे पास होता है ल्यूमो होता है, एक हमारे पास होमो होता है. होमो हमारे पास होता है और एक हमारे पास क्या होता है? ल्यूमो हमारे पास होता है. ठीक है. होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है और ये क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल. यानी ये तो क्या है? हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है. ये क्या है हमारे पास? हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, दैट इज होमो हो जाएगा. हाईएस्ट, एच क्या डिनोट करता है? हाईएस्ट. ओ क्या डिनोट करता है? ऑक्यूपाइड. एम क्या है? मॉलिकुलर. और ये क्या है? ओ ऑर्बिटल. तो होमो किसको स्टैंड करता है? ये देखो ध्यान से. देखो, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं? होमो टू ल्यूमो होते हैं. हमेशा ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है वो हमेशा होमो टू ल्यूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं. अब ये देखना है कि होमो किसके ऊपर है? वो मेटल के ऊपर है या फिर लिगेंड के ऊपर है. होमो मैंने बता दिया है कि एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑक्यूपाइड. मतलब हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल किसके पास है? जिसके पास भी हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, जिसके पास भी हाईएस्ट एनर्जी के क्या होंगे? ऑक्यूपाइड. ऑक्यूपाइड का मतलब समझ रहे हो? ऑक्यूपाइड का मतलब वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड है. ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन से तो होते हैं. तो वो ऑर्बिटल जो हाईएस्ट एनर्जी का है और जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो ऑक्यूपाइड है बाय द इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज योर होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. लोमो क्या हो जाएगा आपके पास? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड. मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आपका क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है. तो जो आपका ल्यूमो है दैट इज वेकेंट ऑर्बिटल का है. ठीक है. और जो आपका होमो है दैट इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. ये बोल सकते हो कि होमो आपका क्या है? फुल है. इलेक्ट्रॉन से क्या है? ये फुल है. और ल्यूमो जो है आपका वो क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है. ल्यूमो क्या है आपका?
वेकेंट ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमो बोलते हैं। तो वो ऑर्बिटल जो वेकेंट है दैट इज ल्यूमो है। लोवेस्ट एनर्जी तो अपने आप ही, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मतलब जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जो ऑर्बिटल वेकेंट होता है वो लो एनर्जी का होता है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और होमो को हाईएस्ट एनर्जी का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जिस भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज योर हाईएस्ट एनर्जी के होते हैं। और जो ऑर्बिटल आपका वेकेंट होता है वो क्या होता है, लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास, लो एनर्जी के ऑर्बिटल। दैट मीन्स यू आर क्वाइट अंडरस्टैंड, हमें क्या करना है, होमो टू ल्यूमो, हमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है, ट्रांसफर करना है टू ल्यूमो। यानी बेसिकली यही चीज़ होगा। आप हायर क्लासेस में जाओगे, अगर आपको होमोल्यूमो नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री को भूल जाइए बिल्कुल। तो आपको होमोल्यूमो पता होना चाहिए। होमोल्यूमो क्या होते हैं, होमो उसी के पास होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे डिफ्यूजन होता है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, वैसे ये होमो जो है इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेगा टू ल्यूमो के पास। तो ये किसके पास करेगा, ल्यूमो के पास, क्योंकि ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। तो हमेशा ही क्या होता है, फिल्ड ऑर्बिटल से हमेशा अनफिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। यानी कोई भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है ऑर्बिटल, वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे टू द वेकेंट ऑर्बिटल। आप मेरी बात समझ गए हैं, नहीं समझ गए तो मैं फिर बता देती हूँ। होमो इज और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस भी स्पीसीज पे लाइक करेगा, मेटल पे हो चाहे लिगेंड पे हो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद एनर्जी बढ़ जाएगी। और वेकेंट ऑर्बिटल जो होते हैं, जो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनके पास एनर्जी बहुत ही कम है, क्योंकि उनके उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ये क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच ज़्यादा होते हैं वहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करते हैं टू द ऑर्बिटल हैविंग नो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा मैंने, कंडीशन में क्या है, होमो ऑन द लिगेंड, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, मेटल कार्बन के बीच जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कौन डोनेट करता है, अपनी कार्बोनिल डोनेट करेगी। तो जो आपका कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है, कार्बोनिल समझ रहे हो ना, कार्बोनिल क्या आपका लिगेंड है, तो कार्बोनिल हमारे पास लिगेंड है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दैट मीन्स होमो विल बी लाई ऑन द, किसके ऊपर हो जाएगा, ये लिगेंड के ऊपर हो। तो होमो ऑन द लिगेंड एल लिख दिया है मैंने। ल्यूमो ऑन द मेटल, मेटल के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या है, इसके वेकेंट हैं। ठीक है, तो देखो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा ऑर्बिटल भी है जो खाली मिल जाए हमें। मेटल के D5 होता है ना, मतलब मेटल के अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल होता है, उस डी ऑर्बिटल में कोई तो ऑर्बिटल होगा खाली होगा जो, तो ऐसा ऑर्बिटल हमें लेना है जो हमारा क्या हो, खाली हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारा CO लिगेंड है, CO लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है टू द मेटल। मेटल के पास जो भी वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, उन वेकेंट ऑर्बिटल में वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। इसके पास क्या होता है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका लिगेंड है, इसके ऊपर क्या लाई कर रहा है, होमो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास ल्यूमो। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि होमो ऑन द लिगेंड, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, होमो होना चाहिए। और ल्यूमो किसके पास होना चाहिए, मेटल के पास, यानी मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और CO लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, होमो, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए। इसके पास क्या होते हैं, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इसके कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पास क्या होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट करता है। तो इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है टू द मेटल। मेटल को जब भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किस में डालेगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाल देगा। तो ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या, ल्यूमो ऑन द मेटल है और होमो ऑन द लिगेंड है। दूसरी बात याद रखो, पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है कि एनर्जी जो होती है, थर्ड देखो, थर्ड सी पार्ट, एनर्जी ऑफ होमो एंड ल्यूमो जो शुड बी मैच होने चाहिए। मतलब मेटल के पास जो ऑर्बिटल्स हैं और जो CO के पास जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी जो सिमेट्री है दैट शुड बी मैच। उनकी जो सिमेट्री होती है, उन सिमेट्री मैच करनी चाहिए ऑर्बिटल्स की, और उनकी एनर्जी जो है वो भी उनकी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। दैट इज़ और थर्ड कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम लिगेंड से, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम होमो टू ल्यूमो। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने एल लिगेंड बना रखा है, ये इसके पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इसके पास। मेटल के पास जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इस कंडीशन को ध्यान से देखो, मेटल के पास ये क्या है, लिगेंड है, इस लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर किया। मेटल का जो ऑर्बिटल वीकेंड था उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इसने ट्रांसफर कर दिया। तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये हमारे पास हो गया बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। तो हमने सबसे पहले क्या बना लिया है,
CO बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड की हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखो ध्यान से, जैसे ही ये CO लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए हैं, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है। तो पहला हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया है कि होमो ऑन द CO हो जाएगा और ल्यूमो ऑन द मेटल हो जाएगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखो, ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती, उसके बाद देखो सेकंड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, यानी मेटल से अब लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यानी मेटल के पास क्या होगा, अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। वैसे भी इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए हैं ना, वैसे भी इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मीन्स ये है कि मेटल के पास ऑलरेडी D5 कन्फिगरेशन अगर किसी की होती है तो पीछे क्रिप्टोन क्या बोल रही हूँ मैं, आर्गन 18, मान लो हमारे पास D6 है, मान लो हमारे पास क्या है, आयरन है, तो उसकी कन्फिगरेशन क्या होती है, 4s2 3d6 होती है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मेटल से अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा टू द CO लिगेंड के पास होगा, CO का कोई ना कोई क्या होगा, पाई स्टार, ये इसका क्या है, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, और ये इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। इलेक्ट्रॉन रिच जो इसके ऑर्बिटल हैं वहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या हो गया, मेटल के ऊपर होमो हो जाएगा, और जो आपका CO लिगेंड है उसके पास क्या हो जाएगा, लिमो हो जाएगा। यानी मेटल के भी जो सिग्मा स्टार, यानी मेटल के पास भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा स्टार, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हों चाहे इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हों, तो मेटल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार, इन सबको भूल जाओ, तुम्हारा इतना लेवल नहीं है अभी, तुम सिर्फ इतना याद रखो, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑर्बिटल्स हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसने भी तो CO ने भी तो इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए हैं, वो लिगेंड्स आने के कारण भी तो इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा टू द CO लिगेंड। जो ये CO लिगेंड है इसके पास क्या है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, उस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो इसका वीकेंट है इसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। देखो ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है, होमो ऑन द मेटल हो जाएगा इस बार, और लिमो ऑन द लिगेंड हो जाएगा, क्योंकि लिगेंड जो है उसके पास क्या है, पाई स्टार, हमने भी बताया था कि CO के पास क्या है, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है, और ये क्या है, इसका ल्यूमो है, हाई लोवेस्ट एनर्जी का है, और अनऑक्यूपाइड मतलब सॉरी हाँ अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है ये, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, इस तरह से क्या हो गया, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो एनर्जी शुड बी मैच होने, कंपेरेबल होनी चाहिए, और सिमेट्री शुड बी मैच्ड होनी चाहिए। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, मेटल टू लीगेंड हो जाएगा। तो इस तरह सबसे पहला ट्रांसफ़र हुआ था लीगेंड टू मेटल हुआ था, दूसरा ट्रांसफ़र मेटल टू लीगेंड हो गया। तो इस तरह से हमारे दो ट्रांजिशन हुए हैं, दो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं। पहला तो CO ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, दूसरा मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे क्या बन गया, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग इसे कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्ड बोला जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग इसे कहा जाता है। क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड तो बनाया है लीगेंड ने, फर्स्ट बॉन्ड किसने बनाया, लीगेंड ने, बाय ट्रांसफरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए थे, होमोल्यूम इंट्रैक्शन वही रहेगा। मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज़्यादा, और उसने क्या किए, वैसे भी उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं CO ने, इसके पास और नेगेटिव चार्ज आएगा जिसके कारण ये इसके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड पाई बॉन्ड बन जाएगा। यानी फर्स्ट आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और सेकंड आपका क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये क्या हुआ है, बैक बॉन्डिंग हुई है ये, क्योंकि मेटल ने बैक उसको डोनेट किया है, पहले यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड बना। ये दोनों बॉन्ड जो बनते हैं ये बिल्कुल एक साथ बनते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है, दोनों एक साथ बनते हैं। जैसे ही CO लिगेंड इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वैसे ही मेटल जो है इसको बैक डोनेट कर देगा ऐसे, इसलिए इसको बोला जा रहा है बैक बॉन्डिंग, यानी पाई बैक बॉन्डिंग इसको बोलेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो हो रही है वो बैक से हो रही है, यानी एक साथ हो रही है। तो दिस इज़ योर बॉन्डिंग, इसको आप ध्यान से देख लेना कि बॉन्डिंग कैसे हुई है, दिस इज़ योर रिजल्ट। ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसे कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही मेटल को CO लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैसे ही मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो गेट टुगेदर होती है। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी बिल्कुल उसके सिमिल्टेनियसली, बिल्कुल उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो रहा है, सिनर्जिस्टिक प्रोसेस इसको हम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक वो प्रोसेस होता है, वो इफेक्ट होता है जो क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या हो रही है, एक साथ हो रही है। क्या हो रही है, एक साथ हो रही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं,
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इसे कहा जा रहा है, इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोल रहे हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो बिल्कुल गेट टुगेदर हो रही है। आप इन नोट्स को याद कर सकते हैं, बाकी मेरे खुद के नोट्स हैं, एमएससी के मेरे नोट्स हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, इसलिए मैंने नोट्स की हेल्प से मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, सीओ लिगेंड जो हमारे पास होता है उसमें आपको पता ही होगा कि सीओ जो लिगेंड होता है उसमें ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सीओ के पास, और इसके पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास सीओ लिगेंड होता है। अब जैसे इसको मेटल के साथ बॉन्डिंग करनी है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मेटल को डोनेट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ, क्या बन गया, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। हमारे पास क्या होगी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन, और ये ट्रिपल बॉन्ड है ही हमारे पास सीओ के बीच में। तो मेटल का जो नेगेटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और सीओ के पास प्लस चार्ज है हमारे पास। ठीक है, मेटल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल उनको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करेगा, और ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास क्या है, प्लस चार्ज है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले ऐसे बॉन्डिंग थी हमारे पास, ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, ऑक्सीजन पे पास प्लस चार्ज आ गया था क्योंकि इसने डोनेट कर दिया था इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज वो खत्म हो जाएगा, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, मेटल जो है इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो ये सीओ बॉन्ड जो है, एक सीओ बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और सीओ के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर यहाँ आओगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, सीओ के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यानी मेटल बैक बॉन्डिंग से, यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग से, जो यहाँ पर पाई बैक बॉन्डिंग है उसका रिजल्ट क्या है, यानी जो पाई बैक बॉन्डिंग हुई है, मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पाई बैक बॉन्डिंग की है, उसका रिजल्ट ये हुआ कि सीओ के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका टूट गया है। दैट इज़ द रिजल्ट। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कि पहले सीओ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता था, और कार्बन के पास क्या होता था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको डोनेट करके इसने क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, फिर मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को। ये जो सारा खेल चल रहा है बिटवीन द मेटल एंड कार्बन के बीच में, यानी कार्बन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है पाई स्टार, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, उस पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन क्या है, प्लस चार्ज को स्टेबल नहीं कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर जाएगा और इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा हमारा, तो ऑक्सीजन का जो है प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो देखो, जो मेटल और कार्बन के बीच में बैक पाई बॉन्डिंग का रिजल्ट क्या है, कि जो सीओ बॉन्ड है उसकी ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होकर डबल बॉन्ड में रह जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ अगर ध्यान दोगे तो बैक बाई बॉन्डिंग के कारण जो है मेटल और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी मेटल और कार्बन के बीच में क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। मेटल और कार्बन के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी मेटल और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी बैक पाई बॉन्डिंग होने से मेटल और कार्बन के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई, लेकिन सीओ के बीच में क्या हो गई है, वीक बॉन्डिंग हो गई है। वीक बॉन्डिंग इस तरह से है क्योंकि इसका पहले ट्रिपल बॉन्ड था सीओ में, अब किस में कन्वर्ट हो गया, सीओ बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका रिजल्ट ये है कि जब भी बैक पाई बॉन्डिंग होती है उससे क्या हो रहा है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है सीओ की, वो क्या करती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है बैक पाई बॉन्डिंग से। यानी मेटल और कार्बन के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, बट जो हमारा सीओ लिगेंड है उसमें डबल बॉन्ड रह जाता है। पहले क्या था, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड था, लेकिन बैक पाई बॉन्डिंग के बाद हमारा क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड रह जाता है। यानी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, जो बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने की हायर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि पहले ट्रिपल बॉन्ड था और अब हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया है। ठीक है, अब देखो इस पेज पे पहुंच गए थे हम, ये हमने जस्ट बॉन्डिंग ही दिखाई और कुछ नहीं दिखाया है, कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बताया है, पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर पाई बॉन्ड होता है, दोनों गेट टुगेदर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। एक साथ हो रहे हैं इसलिए इसको एक साथ वर्ड के लिए सिनर्जिशन वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, मतलब दोनों बॉन्ड साथ साथ होते हैं। देखो पाई स्टार जो होता है, हमने बताया था अभी कि सीओ लिगेंड जो होता है उसके पास पाई स्टार जो होता है उसके पास एंटी बॉन्ड, मतलब इसका जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है ल्यूमो, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वही लिखा हुआ है। और नॉन बॉन्डिंग जो होता है वो मेटल के ऊपर होता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो लूमो किस में होते हैं, लूमो किसके होता है, मेटल के ऊपर होता है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे BS3 हमारे पास है, BS3 हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। आप ध्यान से देखोगे तो BS3 जो हमारे पास है उसके पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन हैं इसके पास। ठीक है,
तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। बोरोन जैसे मैं यहीं से ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल यहीं से कि बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ये 3 हाइड्रोजन मैंने ऐसे लगा दिए हैं कि बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है। इसके पास ये वेकेंट ऑर्बिटल है। CO के पास आपको पता ही है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर दिया इसने। जैसे ही BH3 में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO बॉन्ड बन जाएगा हमारा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ही है इसके पास, अब भी इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा इसलिए है कि मतलब CO लिगेंड ने तो क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। लेकिन BH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, किसको, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये क्या है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले से खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो दूसरों को क्या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। दैट्स वाई BH3 जो है बैक पाई बॉन्डिंग नहीं करता है। ये बिल्कुल समझ लीजिए आप, कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है ये कि BH3 जो होता है उसमें बोरोन जो मेटल है उस कार्बन बोरोन मेटल के बीच में और कार्बन CO के बीच में जो है बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। देखो यहाँ पर BH3 के बीच में बॉन्डिंग हुई है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड की सिर्फ फॉर्मेशन हुई है, कोई बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होती, नो बैक पाई बॉन्डिंग। तो कोई भी यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होती है। उसका रिजल्ट यही है क्योंकि BH3 जो है एक बार इलेक्ट्रॉन ले लेगा, CO के साथ बॉन्ड बना लेगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को बनाने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहेगी, क्योंकि थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होने की वजह से जो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि पिछले वाले को अगर ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होती। ये बिल्कुल क्लियरली मैंने नीचे भी स्ट्रक्चर शो किया है, इसका आप ध्यान से देख सकते हो कि कैसे आपका जो CO लिगेंड होता है उसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता है, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करता है मेटल को। तो आपके पास क्या होता है, फिर मेटल इसको बैक डोनेट करता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, आपके पास मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। मेटल कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये मैंने बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर शो किया है। अब कॉन्सिक्वेंसी रिजल्ट देखते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग किस में होती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, किसमें बैक पाई बॉन्डिंग नहीं होती है। BH3 का एग्जांपल है जिसमें कोई बैक पाई बॉन्डिंग नहीं है, और ये आपका नॉर्मल कंपाउंड जिसमें बैक पाई बॉन्डिंग, मतलब यहाँ तो इसमें तो क्या है, बैक पाई बॉन्डिंग है और इसमें कोई भी बैक पाई बॉन्डिंग नहीं है। ये कंपैरिजन है, जैसे ही बैक पाई बॉन्डिंग होती है, सिंपल सी बात है। इसमें तो देखो BH3 में तो क्या है, सिंगल सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें क्या बनता है, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या होता है, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। मेटल कार्बन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है और CO के बीच में भी डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। देखो मेटल और कार्बन के बीच में इसमें क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यानी मेटल और कार्बन के बीच में बैक पाई बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच जब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है उस टाइम पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और उसके पास प्लस चार्ज है। मेटल जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वैसे ही ये ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, यानी बैक पाई बॉन्डिंग इज द रिस्पॉन्सिबल, बैक पाई बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है इस ट्रिपल बॉन्ड के टूटने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जब ये बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, तब ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा टूट रहा है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है हमारे पास। तो इस तरह से CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो डिक्रीज हो रही है ट्रिपल बॉन्ड से, जब डबल बॉन्ड में जाओगे तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हमारी डिक्रीज हो रही है। ट्रिपल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड में चलेंगे तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डिक्रीज करने का कारण क्या है, सिंपल सी बात है, बैक पाई बॉन्डिंग है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए बैक पाई बॉन्डिंग है, जो आपको ध्यान रखना है कि ये रिस्पॉन्सिबल है। तो यही डिफरेंस है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स तो इसमें बढ़ जाती है क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच में क्या होता है, CO बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें देखो सेकंड डिफरेंस देखो, मेटल कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है और इसमें मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, इसकी वजह से वो स्टेबल रहता है। थर्ड पॉइंट में देखो पाई बैक बॉन्डिंग जो होती है, मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है, इसमें क्या होता है, कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मेटल कार्बन बॉन्ड विल बी वीक, मेटल कार्बन बॉन्ड वीक होता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। CO के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है और इस पर प्लस चार्ज रहता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लिखा हुआ है बिल्कुल, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी हाई होगी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हाई होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, CO के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जबकि हमारे पास ये जो है इधर बैक पाई बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और CO के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमने डिफरेंस पढ़ा। दूसरा एक छोटी सी चीज़ और मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, इफेक्ट ऑफ देखो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड को आप ध्यान से देखो। जितना ज़्यादा आपका मेटल कार्बन बॉन्ड, आपने ध्यान रखना है कि मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में जितनी अच्छी बैक पाई बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छी बैक पाई बॉन्डिंग होगी
उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। देखो स्ट्रेंथ ऑफ बैक पाई मेटल कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी जितनी हमारी क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल कार्बनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। मेटल कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, बैक पाई बॉन्डिंग। तो बैक पाई बॉन्डिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा मेटल कार्बन के बीच में, उतने ही कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो आपकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आप ध्यान से अगर देखोगे तो उसको। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेटल कार्बोनिल की जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, मेटल कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किस तरह से हो वो हमें पढ़नी है। यानी मेटल कार्बन, देखो ध्यान से देखो, अब देखो पहली बात तो बॉन्ड जो बनाया है, फर्स्ट बॉन्ड किसने बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया, किसने बनाया, CO ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे, CO ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, तब हमारे पास क्या बन गया था, सिग्मा बॉन्ड बन गया था। दूसरा बॉन्ड कब बनता है, यानी पाई बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। यानी मेटल, बेसिकली बात यही है कि हमारा मेटल जो है दैट शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी मेटल तभी अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो पाई बॉन्ड किसको बनाना है, सिंपल सी बात है, पाई बॉन्ड किसको बनाना है, मेटल को बनाना है। तो पाई बॉन्ड जब मेटल को बनाना है तो मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, वो पोलराइज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो पोलराइज होना चाहिए, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होनी चाहिए न्यूक्लियस की। अगर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो पोलराइज इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग ये है, पोलराइज, पोलराइज वर्ड याद रखना, बहुत काम की चीज़ है। पोलराइज का मतलब होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, आप किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हो, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पोलराइज। पोलराइजेशन का मीनिंग सिर्फ यही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है, पोलराइज्ड है वो ऑल द डायरेक्शंस में, उसके पास न्यूक्लियस का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो इजीली डोनेट कर सकता है मेटल। तो पोलराइजेशन का मीनिंग सिर्फ यही है यहाँ पर। देखो फर्स्ट देखो, इफेक्ट ऑन चार्ज ऑन मेटल, मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, दो ही कंडीशन, मेटल पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर मेटल के पास प्लस चार्ज हो गया तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो वो डोनेट तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं, फोर्सेज होते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ यानी खींच के रखेगा अपनी साइड, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट क्यों करेगा, डोनेट नहीं करेगा, डोनेट ही नहीं करेगा तो पाई बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तो आप ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेना कि मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो उसमें क्या होता है, मेटल का ऑर्बिटल का साइज डिक्रीज कर जाएगा, मेटल के ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब मेटल के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, आउटरमोस्ट शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ करने की वजह से वो डोनेशन कैपेबिलिटी है उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और जो नो पाई बॉन्ड, और उसमें टाइम पे हमारा कोई भी पाई बैक बॉन्डिंग उस टाइम पे नहीं होगी। इसलिए ये पॉइंट याद रखना आपको, फर्स्ट पॉइंट बहुत आसान है। सेकंड देखो, मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा, रिपल्शन होगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो सिंपल सी बात है, मेटल बहुत भाग के इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किसको, CO लिगेंड को। पहला बॉन्ड तो हमारा बन चुका है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड बनाना है, वो दूसरा बॉन्ड तभी बनेगा जब मेटल के पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर वो न्यूट्रल हो, या उसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, तभी मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तभी हमारी क्या होगी, बाई बैक पाई बॉन्डिंग हमारी होगी। तो बैक पाई बॉन्डिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेटल रिस्पॉन्सिबल। तो मेटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज होना चाहिए, हर डायरेक्शन में फैला हुआ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आप पढ़ लेना, सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मेटल के ऊपर, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगे, ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा, पोलराइजेशन बढ़ जाएगी, और मेटल कार्बन बॉन्ड क्या बन जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमने एक ऑर्डर लिखा हुआ है, मेटल के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल मेटल है, उसके बाद हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, या फिर मेटल हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल जो बैक पाई बॉन्डिंग है उसकी क्या हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो डोनेशन कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी मेटल की होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, फिर उसके बाद ज़ीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये जीरो उसकी, और प्लस चार्ज, जब मेटल के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा तो वो डोनेट नहीं करेगा, उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस के। तो ये एक ऑर्डर है, डोनेशन का ऑर्डर है। अगर आप नहीं पता चल रहा है तो मैं फिर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डोनेशन। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जिसके पास नेगेटिव चार्ज
चार्ज प्रेजेंट होगा और मेटल कार्बन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप एग्जांपल भी देख सकते हो, देखो ये मेटल कार्बोनिल है, ये भी मेटल कार्बोनिल, ये भी मेटल कार्बोनिल, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसी के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमारे प्लस चार्ज में है। तो बैक पाई बॉन्डिंग हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखो ये प्लस चार्ज में कॉम्प्लेक्स, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रही है, नेगेटिव चार्ज में। तो देखो यहाँ पे सी जो है हमारे पास, सी में सबसे ज़्यादा बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि सी के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप समझ रहे हो, वेनेडियम CO6 आपको गिवन, और क्या गिवन, वेनेडियम CO6 गिवन, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसके पास उतना ही ईजिली वो डोनेट कर सकता है, जितना ईजिली डोनेट करेगा उतनी अच्छी हमारी क्या होगी, बैक पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यही हमने इसका ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देख लेना आप ध्यान से कि सी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, देन उसके बाद ए आएगा, क्योंकि ए जो है हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा। सी पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है और इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। तो नेगेटिव वाला इजीली हमारा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको देखना है इसमें। देन नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, आप देख लेना कौन सा स्ट्रॉन्ग बनेगा कौन सा वीक बनेगा हमारा, ठीक है। इसमें देखो आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर आई आर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की किसकी बात हो रही है, CO की बात हो रही है। यानी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, पहले तो हमारे पास CO कैसा था, CO ट्रिपल बॉन्ड में था, लेकिन जब बैक पाई बॉन्डिंग होती है तो वो डबल बॉन्ड में हो जाता है। तो यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए आप, जब मेटल के साथ बैक पाई बॉन्डिंग हो जाती है तो कार्बोनिल डबल बॉन्ड में होता है, लेकिन नॉर्मली वो किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड में होता है। या फिर मेटल के साथ जब उसका सिंगल बॉन्ड होता है तब भी वो ट्रिपल बॉन्ड में होता है, लेकिन जैसे ही मेटल उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी बैक पाई बॉन्डिंग हो। जब बैक पाई बॉन्डिंग हो जाएगी तो CO बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था हमारा, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड टूट कर क्या बन जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड में रह जाएगा। यानी एक बॉन्ड इसका टूट जाएगा तो क्या बच जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज। तो बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से, यानी बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से हमारी जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दैट इज द इफेक्ट हेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी किसके रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई C होता है, रूट होता है K/μ होता है। यानी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है CO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट के हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। रूट के आपको याद रखना, दैट इज हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। तो फोर्स कांस्टेंट डिपेंड करता है बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई C, रूट K/μ में म्यू हो जाएगा, म्यू हमारा रिड्यूस मास हो जाएगा। तो जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है म्यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस मास, सॉरी फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो भी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी K की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा उसका फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर आपका सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे K की वैल्यू उतनी ज़्यादा हाइयर होगी, उतनी उसकी क्या हो जाएगी, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा हाइयर। तो आपको हमेशा याद रखना है, जितने ज़्यादा आपके बॉन्ड्स इंक्रीज करें, जितने आपके बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट की K की वैल्यू जो है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सिंपल सी बात, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि K की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी। तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है हमारे बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो जो हमारा CO बॉन्ड था पहले हमारा किस में था, ट्रिपल बॉन्ड में, लेकिन बैक पाई बॉन्डिंग के बाद वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बैक पाई बॉन्डिंग के बाद वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास नो बैक पाई बॉन्डिंग, इसमें कोई भी बैक पाई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, बैक पाई बॉन्डिंग है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर K की वैल्यू जो होगी बहुत ज़्यादा हाइयर होगी और यहाँ पर K की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि K की वैल्यू डिपेंड करती है बॉन्ड्स पे। कितने बॉन्ड्स आपके, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं और यहाँ पे आपके 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पर ज़्यादा बॉन्ड होंगे वहाँ पर K की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर K की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा वैल्यू होती है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू ज़्यादा है तो CO की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, K की वैल्यू हमारी डिक्रीज़ कर जाएगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO भी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से हमारे क्या होगी, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमारी डिक्रीज कर। देखो ये एग्जांपल और आप सॉल्व करना खुद ही, कि इसमें पूछा गया कि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगी। मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वहीं पर ज़्यादा होगी जहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग हो, क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये भी ऑर्डर आपको चेक करना आना चाहिए। और नीचे वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके पेपर में आता ही आता है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि मेटल जो होते हैं कार्बोनिल्स हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन करते हैं। मतलब मेटल्स जो होते हैं कार्बोनिल के साथ हमेशा लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है या तो
नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर उसकी क्या हो, न्यूट्रल हो। मतलब मेटल आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी क्या करता है वो पाई बैक बॉन्डिंग करती है। तो क्वेश्चन ये है, मेटल कार्बोनिल्स एग्जिस्ट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी मेटल कार्बोनिल्स आपके लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वो इसीलिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है और दूसरा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड कैसे बनाता है, मेटल बनाता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके। और मेटल इलेक्ट्रॉन्स तभी डोनेट करेगा जब वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या फिर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी वो किस में होना चाहिए, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए मेटल, तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +4 है, +5 में चला गया, +4 +5 में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा तो सिंपल सी बात है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी आया है कि CO लिगेंड जो आपके पास होता है, वैसे तो नॉर्मली CO लिगेंड क्या है, आंसर देखो, CO लिगेंड जो होता है वो इतना अच्छा डोनर नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है CO। अगर आपको नहीं पता तो अच्छा डोनर तो है ही नहीं है। तो क्या करना होगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने होंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो मेटल जो होता है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जिससे हमारी बैक पाई बॉन्डिंग हो। तो मेटल हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके और वो क्या बना सके, मेटल और कार्बन के बीच में बैक पाई बॉन्डिंग कर सके। उसके लिए मेटल क्या होना चाहिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नेगेटिव चार्ज में होना चाहिए, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके और हमारे पास क्या बना सके, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि स्पेक्टेटर लिगेंड्स होते हैं हमारे पास, जैसे मेटल है हमारे पास, ठीक है, मेटल को क्या करना है, बैक पाई बॉन्डिंग करनी है। तो ये जो इसके एक्स्ट्रा लिगेंड्स लगे होते हैं इनकी बात कर रहा है, इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर लिगेंड बोलते हैं। स्पेक्टेटर लिगेंड हो या फिर एंसेलुलर लिगेंड हो, स्पेक्टेटर लिगेंड हो चाहे हमारे पास एंसेलुलर लिगेंड्स हो, सारे वही होते हैं। यानी मेटल के पास जो लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, एंसेलुलर लिगेंड्स बोलते हैं। यानी मेटल के पास जो लिगेंड्स होते हैं दैट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, क्योंकि मेटल को क्या करनी है, बैक पाई बॉन्डिंग करनी है। मेटल को क्या करनी है, बैक पाई बॉन्डिंग करनी है। जब मेटल को बैक पाई बॉन्डिंग करनी है तो ये जो लिगेंड्स के साइड में प्रेजेंट है मेटल के, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, ताकि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके और मेटल भी आगे CO को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, सो दैट यहाँ पर हमारी बैक पाई बॉन्डिंग हो सके। तो आप समझ गए हो स्पेक्टर लिगेंड कैसा होना चाहिए, हमारा जो स्पेक्टेटर लिगेंड होता है वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। देखो इसमें क्या है, सारे सारे 6 हमारे CO लिगेंड लगे हुए हैं। ऑन बैक पाई बॉन्डिंग पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, जैसे ये देखो, ये एग्जांपल देखो, PPS3 लगा हुआ है, क्रोमियम के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्टर लिगेंड किस किस टाइप के होते हैं। ये हो सकते हैं स्पेक्टर लिगेंड, लिगेंड्स जो होते हैं वो भी तो क्या करते हैं, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। लिगेंड्स मेटल को डोनेट करेंगे तभी तो वो क्या करेगा, CO को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ऐसे बेसिकली अगर छोटी सी बात समझो मेरी, तो मेटल के पास ऐसे लिगेंड्स होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, यानी मेटल को वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके। मेटल को जब वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तभी तो मेटल CO के साथ क्या बनाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग बनाएगा। यानी अच्छे डोनर होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा देते हो मेटल के साथ, एंसेलुलर लिगेंड, एक्स्ट्रा लिगेंड्स जो होते हैं मेटल के साथ जो भी लिगेंड्स लगे होते हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करनी होती है, बैक पाई बॉन्डिंग करनी होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर होने चाहिए, एक्सेप्टर नहीं होने चाहिए। अगर आप मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो, मेटल के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे ना मेटल से। मेटल से जब इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो ये कैसे बैक पाई बॉन्डिंग बनाएगा, ये बैक पाई बॉन्डिंग बना ही नहीं पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेटल के पास हमेशा कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, दैट शुड बी देयर। मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, ताकि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके और वो बैक पाई बॉन्डिंग कर सके। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट मीटिंग, टिल देन बाय।